कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि यूचियोल ह्वाजिन से माफ़ी मांगता है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और रोते हुए कहता है कि उसी ने सिर्फ मेरा साथ दिया था और मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। इसमें ह्वाजिन कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन वो फिर भी माफ़ी मांगते रहता है। तो वहाँ से ह्वाजिन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इधर अगले सीन में दिखाया जाता है कि शिक्षा मंत्री और ह्वाजिन दोनों में बात कर रहे होते हैं। तो ह्वाजिन उसे सारी बातें बताता है। तो इसमें शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि या तो तुम गायून की मंगेतर के रूप में अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ या फिर ईआरपीबी का इंस्पेक्टर के रूप में। तो वो हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तो रास्ता चुन लिया और आप जानते ही हैं मैं तो वही कर रहा हूँ। अब यहाँ ऑफिस में दिखाया जाता है कि वो सारे जो भी ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ते जा रहा है। तभी देखते हैं कि एक आदमी पूरा चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे शिक्षा मंत्री से मिलना है। और जैसे ही शिक्षा मंत्री बाहर आके उससे मिलते हैं तो वो पूरा रोते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि देखिए मैंने इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं, और बताता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और वो रोने लगता है। तो उसे वो लोग रूम के अंदर लेके जाते हैं और पूछते हैं पूरे डिटेल्स में। तो यहाँ मिस्टर ली बताते हैं और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ दिन पहले उसके कंपनी में एक फ़ोन कॉल आया रहता है कि तुम्हारे बेटे ने इतना कर्ज लिया हुआ है, अगर जल्दी पूरा नहीं करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो घर आके जययून से पूछता है कि तुमने आखिर कितना इस जुए में हारा है और तुम्हें कैसे पता चला। तो सारी बातें बताता है कि मैंने 85 मिलियन इस जुए में हार चुके हैं। तो कैसा गेम है ये, तो दिखाता है कि इस तरह के गेम खेलता है वो। तब इसके माँ बाप कहते हैं कि ठीक है, अब से चिंता मत करना, और वो उस 85 मिलियन पे कर देते हैं। तो उसकी माँ बताती है कि अब से ऐसा कभी मत करना, और उसके पिताजी बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे सारे कर्ज चुकता कर दिए हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो पढ़ाई पे ध्यान देता है, लेकिन बार बार उसे मोबाइल की तरफ उसका ध्यान रहता है। तो जैसे ही मोबाइल खोल के देखता है तो उसे फिर से वही सारे गेम का ही आने लगता है। तो फिर से वो उसको खेलना स्टार्ट कर देता है। तो इसके बाद फिर मिस्टर ली उसे बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम और कितना हमें जलील करोगे, तुमने फिर से जुए की लत स्टार्ट कर दी है, तुम उसे छोड़ दो। तो हम फिर से देखते हैं कि वो कोशिश करता है उस जुए की लत को छोड़ने की, लेकिन वो कर नहीं पाता है और वो फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। तो इस बार उसका कर्ज इतना बढ़ जाता है कि उसके मिस्टर ली के ऑफिस में कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं जिन्होंने उसे पैसे दिए थे कर्ज में, और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे का सारा कर्ज तुम्हें ही चुकाना होगा, और उसे मारने लगते हैं। ये सारी बातें वो ईआरपीबी टीम के मेंबर्स को बता रहा होता है, और वो रोने लगता है कि मैंने क्या गलती की है। और रोते रोते कहता है कि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मुझे 6 महीने लग गए, और बताता है कि मैंने अपने बेटे को डांटा और उसे मना किया, उसके बाद से उसका कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और वो सारे डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। अब हम देखते हैं कि बोंग गुंदे एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट बन के उसी स्कूल में एडमिशन लेके जाता है। तो वहाँ वो सारे बाकी बच्चों को देखता है कि ये लत सारे बच्चों में लगी हुई है। सारे बच्चे ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं, क्लासरूम से लेकर वॉशरूम, बाहर कॉरिडोर, हर जगह बच्चे गेम खेल रहे होते हैं। तो उसे शुरू में कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो जाके सारी चीज़ें सारे ईआरपीबी टीम को बताता है। तो अब यहाँ पे एक दिन उसकी मुलाकात होती है सियोंग बिन से। वो उसे बताता है कि आज मैंने इतना जीता है और आज मेरी साइड से पार्टी है। तो इसमें बुंगदे भी बोलता है कि मैं भी आ सकता हूँ क्या। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है। और तभी यहाँ रात में दिखाया जाता है कि वो लोग जब खाना खा रहे होते हैं तब भी वो लोग गेम खेल रहे होते हैं, और कहते हैं कि ये बहुत ही मज़ेदार गेम है और हम लोग इसमें इतना पैसे जीत चुके हैं। तो इसमें बोंगुंदे कहता है कि क्या मुझे भी बता सकती हो कि आखिर कौन सी गेम है, उसमें कुछ हार तो नहीं ना जाऊंगा मैं। तो बोलता है कि नहीं, ये बहुत ही आसान है, बस तुम्हें
विन विन गेम खेलना है और उसे गेम खेलने का तरीका बता रहे होते हैं कि इस तरह से गेम खेलोगे तो तुम बहुत जीत सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो ये सारी रिकॉर्डिंग और बातें बोंगुंदे इमानरिम और ह्वाजिन को बताता है और दिखाता है कि ये सारा देखा जाए तो मैथ का कैलकुलेशन है, अगर वैसा रहा तो कोई नहीं हारेगा। तो इसमें ह्वाजिन कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम खेल सकते हो। तो इसमें गुंदे पूछता है कि उसके फिर जीते हुए पैसे को क्या करना है। तो ह्वाजिन कहता है कि तुम्हारे पैसे हैं, तुम जो चाहो कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो ये सब सुन के वो बहुत खुश हो जाता है और वो गेम खेलना स्टार्ट करता है। वो इतना गेम खेलना स्टार्ट करता है कि उसे रात के समय का भी पता नहीं चलता है। स्टार्टिंग में वो जब भी गेम खेलता है तो वो हमेशा जीत जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। लेकिन लास्ट में एक ऐसा टाइम आता है कि वो जब भी गेम खेलता है तब वो हार जाता है और हारते हारते वो लाखों का वॉन हार जाता है उस गेम में। तो अगली सुबह देखते हैं कि वो पूरा थका हारा परेशान पूरी रात सोए नहीं रहता है और स्कूल का सीन में दिखाया जाता है कि वो बहुत परेशान है। तो यहीं पे स्योंगबिन फिर से आता है और कहता है कि तुम्हारी हालत को क्या हुआ है, तुम क्या रात भर नहीं सोए, रात भर गेम खेलते रहे, इतना नहीं खेलना था। तो कहता है कि वो बहुत कर्जे में। तो कहता है कि कोई बात नहीं, कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हें पैसे देगा और बाद में तुम जीत के उसे वापस कर देना। और वो उसे उधारी में पैसे दिला देता है, वही कर्ज के रूप में उसे पैसे दिलाता है और कहता है कि टेंशन मत लो, अब तुम जीत के तुम उसे उसके पैसे वापस कर देना। अब ये सारी बातें बोंगदे इमानरिम और ह्वाजिन को बताता है कि आज ऐसे हुआ है। तब क्या होता है कि वहीं पे स्कैमर वो लोग कॉल करते हैं उसके कि और आपके बेटे ने इतने पैसे हारे हैं, हमसे कर्ज लिए हैं। तब वहाँ पे ह्वाजिन कहता है, उसमें इमानरिम कहती है कि किसका बेटा। तो ह्वाजिन कहता है कि हमारा ये। तो उसमें बोल देती है कि उसने कर्ज लिया है, तुम उससे जैसे चाहो वैसे वसूल लो, मैं नहीं जानती, आज से मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं, आखिर मैं किसने इतने सारे कर्ज उसके चुकाऊंगी। और वो फ़ोन कट कर देती है। नेक्स्ट डे बोंगदे फिर से स्कूल जाता है कि कहीं कोई उसे उसके जययून की तरह किडनैप ना कर ले। तो यहाँ पे इमानरिम भी रहती है और वो कहती है कि टेंशन मत लो, मैं यहीं हूँ। वो लोग इशारों में बात कर रहे होते हैं, लेकिन इमानरिम को बहुत भूख लगी रहती है। तो वो बार बार फूड स्टॉल की तरफ देखती है और बोंदे को भी देखती है और फिर वो वहाँ खाने के लिए चली जाती है। तो जैसे ही वो नीचे उतर के देखती है कि बोंदे वहाँ था, लेकिन जैसे ही वो खाने लगती है और एक बार फिर से पलट के देखती है तो बोंदे वहाँ से गायब रहता है। जब ये देख के वो बहुत परेशान हो जाती है और ह्वाजिन को कॉल करती है और कहती है कि सब मेरी गलती है, काश मैंने खाने की ओर ध्यान नहीं दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता, अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे। वो रोने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि जिस गाड़ी ने बोंगदे को उठाया था उस गाड़ी में और भी स्टूडेंट्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स उन लोग का पे नहीं कर पा रहे होते हैं और कर्जा लिए होते हैं, वो उन लोग को लेके जा रहे होते हैं कि अब तुम ही लोग हमारे पैसे वापस करोगे तो तुमसे ही हम लोग वसूलेंगे। इधर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इमानरिम बता रही थी ह्वाजिन को कि मैं यहीं पे खड़ा था, मैं देख रही थी, ये सब मेरी गलती के कारण हुआ और वो लोग उसे ले गए। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो आदमी दो लड़कियों को बोलता है कि तुम पर ने पैसे जमा नहीं किए, अब जाओ जाके आइसक्रीम पार्लर को लूटो और वहाँ से पैसे ला के मुझे दो। तो इसमें लड़कियाँ बहुत रोती है और डरते हुए जब वो लोग उसे डराते हैं तो डरते हुए वो लोग जाती है और वहाँ से पैसे लूट के लाती है। तो वो लोग हंस रहे होते हैं। देखते हैं कि ERPB की टीम उन्हें सारी CCTV फुटेज देख रही होती है कि वो लोग उसे कैसे लेके गए हैं। तो इन सब में इमानरिम खुद को दोष देने लगती है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इसमें नाहवाजिन उसे बताता है कि अभी रोने का फ़ायदा नहीं, तुम एक सार्जेंट हो और हमारा काम उसे ढूंढने का है। और इधर दिखाते हैं कि वो गुंडे उन सारे स्टूडेंट्स को ले जाके एक सुनसान जगह में ले जाते हैं और उन्हें वहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ ये सब काम करने हैं और सभी को एक एक काम देते हैं। तो इसमें बोंगदे को दिखाया जाता है कि उसे लैपटॉप में बैठाया जाता है और कहते हैं कि तुम्हें अभी इन सारे नंबर्स पे कॉल और मैसेज भेजने हैं ताकि वो उस पर क्लिक करे और ये देखे। अगर ये काम अभी नहीं हुआ कुछ घंटों में तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें खाना पीना नहीं दिया जाएगा।
तो इसमें गुंदे वहाँ पे अपनी टीम को मैसेज करने जाता है। तभी हम लोग यहाँ देखते हैं जो सियोजिन आके उसे दिखाता है कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, ऐसा मत करो। तभी वहाँ से एक गुंडा आता है और उसे मारने लगता है कि क्या कर रहे हो यहाँ। तभी उनमें से एक साथी आके कहता है कि इतने सारे वर्क एक साथ हो रहे हैं इसलिए सर्वर डाउन चल रहा है और वर्क नहीं कर रहा है। तो इसमें बोंगदे कहता है कि मैं उसे फ़िक्स कर सकता हूँ। तो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो इसमें गुंदे बोलता है कि मुझे कंप्यूटर अच्छा लगता है। तो वो लोग उसे उस रूम में लेके जाते हैं और कहते हैं कि फ़िक्स करो, अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारी आँखें निकाल लूँगा, और उसे डराते हैं। तो वो डरते डरते फिक्स करते हुए उसे मैसेज भेजता है अपनी एक टीम को। इधर हम लोग देखते हैं कि ख्वाजिन और इमहान रिम दोनों ही गुंडे को सर्च कर रहे होते कि उसे कैसे देखा जाए। तो वहाँ इमहान रिम सियोंग बिन को लेके आती है। तो उसे VIP बैनर दिखाता है। तो वो लोग देखते हैं उसमें एक मोर्स कोड दिख रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि गुंडे ने अपनी लोकेशन शेयर कर दी है और वो लोग उसे वहाँ ढूंढने जाते हैं। तो वो पूरा घर खाली मिलता है। तभी ख्वाजिन खिड़की से देख के कहता है कि उसने हमें यहाँ से लोकेशन नहीं भेजी है बल्कि इसके सामने वाली बिल्डिंग से भेजी है। तो वो लोग वहाँ जाते हैं और इमहान रिम गुंडे के बारे में पूरा पूछती है और वहाँ उन लोग उससे फाइट करते हैं और गुंडे और जायून को बचा लेते हैं वहाँ से। इधर ना ख्वाजिन टीम के लीडर को इतना मारता है और उसे कहता है कि तुमने बच्चों को इतना टॉर्चर किया है, साथ ही साथ उसके पेरेंट्स को भी बहुत परेशान किया है। तो उसका लीडर उन्हें छोड़ने बोलता है लेकिन ख्वाजिन उसे बहुत मारता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि गुंदे इमहान रिम से कहता है कि तुम मुझे देख रही थी, मुझे प्रोटेक्ट करने वाली थी, तो तुमने मुझे अकेले कैसे छोड़ दिया। पता है उन लोगों ने एकदम चाकू मेरी आँख के पास रखा था, तुम्हारी वजह से मैं इनकी गिरफ्त में आया। तो इमहान रिम मुझसे माफ़ी मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली एजुकेशन मिनिस्टर के पास आके कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे को बचाया। हमें लगा था कि वो कहीं चला गया लेकिन उसका किडनैप हो गया था, लेकिन अब मुझे डर भी लग रहा है। तो इसमें एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि इसमें डरने की क्या बात है, आपने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है, आप आगे भी हिम्मत नहीं हारिए, वो सुधर जाएंगे। इधर ना ख्वाजिन सियोंगबिन को जायून के सामने ले आता है और कहता है कि उन गुंडों को तुम्हारा एड्रेस इसी ने दिया था। तो इसमें जायून बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना सफ़र करना पड़ा है। तो सियोंगबिन कहता है कि मुझे भी सफ़र करना पड़ा है, उन लोगों ने मेरे इतने पैसे लूट लिए। तो इसमें ख्वाजिन कहता है तुम लोगों ने सफ़र किए हैं, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स का क्या हाल था, ना जाने कितनी बार उन्हें दूसरों की इंसल्ट सुननी पड़ी है, दूसरों से मार खानी पड़ी। और वो कहते हैं कि अब ये सारा पेमेंट तुम्हें चुकता करना होगा। ख्वाजिन उनसे कहता है कि तुम्हें सोशल वर्क करके तुम्हें ये सारा पेमेंट चुकाना होगा अपने पेरेंट्स को। तभी हम देखते हैं कि सियोंगबिन और जायून दोनों ही बर्तन धो रहे होते हैं, साथ ही कपड़े, और इसी तरह वो पेमेंट इकट्ठा करके ना ख्वाजिन को देते हैं। तो ख्वाजिन इसमें कहता है कि अभी तो ये पहली किस्त है, तुम्हें ऐसे ही धीरे धीरे करके तुम्हें सारे पेमेंट चुकाने हैं। इधर हम देखते हैं कि इमहान रिम गुंडे को मोबाइल शॉप लेके आए रहती है। उसे कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा, तो आज मेरी तरफ से एक मोबाइल तुम खरीद लो, तुम्हारा मोबाइल भी टूट गया है। तो शुरू में मना करता है और एक फ़ोन उठा के देखता है तो वही फिर से VIP मेंबर वाला दिखने लगता है। तो इसमें इमहान रिम बोलती है कि कोई कीपैड वाला मोबाइल है तो दिखाइए, और साथ ही वो ख्वाजिन को कॉल करके कहती है कि अभी एक और बाकी है जिसकी आदत हमें छुटवानी है। नेक्स्ट साइड दिखाया जाता है कि एजुकेशन मिनिस्टर का जो अपोनेंट होता है वो प्रचार कर रहा होता है हर जगह अपने इलेक्शन के लिए। तभी वो एक रेस्टोरेंट में एजुकेशन मिनिस्टर से मिलता है। तो एजुकेशन मिनिस्टर इसमें बताता है कि तुम आज मीटिंग में नहीं गए, राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट करने वाली मीटिंग में। तो वो गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही अपोनेंट के पास कोई एक आदमी आया रहता है एक पेन ड्राइव दे के मिलने के लिए। तो जैसे ही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो चोयूल से मिलने जाता है जेल में, और यहीं पे एपिसोड 7 ख़त्म होती है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हर न्यूज़ चैनल में ये न्यूज़ आ रही होती है कि आपसे ERPB की टीम हर स्टूडेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड देखेगी, कहीं वो ड्रग तो नहीं ले रहे हैं। तभी इधर ERPB की टीम को दिखाया जाता है जो डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस स्कूल में अभी ज़्यादा बच्चे
मेडिसिन ले रहे हैं। तो ह्योंगमिन हाई स्कूल के बारे में उन्हें पता चलता है। तो वो लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, सारे स्टूडेंट्स। और ये स्कूल फेमस होता है डॉक्टरी की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे सारे आते हैं, इमहान रिम, गुंदे और ह्वाजिन, और वो लोग देखते हैं कि सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है, हम देखते हैं कि ह्योनमिन सपना देख रहा होता है कि उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और वो बहुत खुश होता है, अपने दोस्तों के साथ चीयर अप कर रहा होता है। तभी वो अचानक से बेंच में ही सो जाता है। तो नाहवाजिन आता है और उसे उठाता है जैसे ही, तो वो हंसते हुए उठता है और तभी उसके नाक से खून बहने लगता है। तो नाहवाजिन, इमहामरिन और गुंदे उसे लेके मेडिकल रूम जाते हैं और उसका चेकअप कराने जाते हैं। तो जैसे ही वो लोग उसकी रिपोर्ट देख रहे होते हैं, तभी एक लेडी ह्योनमिन की माँ को आते हुए दिखाया जाता है। वो आके ह्योनमिन से सीधे पूछती है कि क्या तुमने एग्ज़ाम दे दिया, पूरा अच्छे से गया? और उसे तो वो कहता है कि नहीं, मैं बेहोश हो गया था। तो उसे कहती है कि नहीं, चलो तुम्हें किसी भी हाल में ये एग्ज़ाम देना है, और वो उसे वहाँ से वापस ले जाती है एग्ज़ाम देने के लिए। ह्योनमिन वहाँ बैठा होता है कि तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि सारे स्टूडेंट्स को अपना यूरिन टेस्ट करवाना है। तो ये बात सारे बच्चों की माँओं तक पहुँच जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सारे बच्चों की माँ कॉल करके आती है, और यहाँ पे जैसे ही बच्चे जा रहे होते हैं, इमहान उन्हें रोकती है। तो बच्चे कहते हैं, ये बात आप हमारी माँओं को कहिए कि पहले चेकअप कराना है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो सारे पेरेंट्स वहाँ बोलने लगते हैं कि जब से पैदा हुए हैं तब से उन्हें 1 सेकंड का भी फालतू टाइम नहीं मिला है, और उन्हें ये टाइम उनकी पढ़ाई का है, इन्हें जाना होगा। तो इसमें ह्वाजिन कहता है, अगर एक बच्चे की भी मौत हुई और आप लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया तो इसकी सज़ा के लिए तैयार रहिएगा। और अभी आप जा रहे हैं, इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन कल सुबह आप लोग को इन्हें के यूरिन टेस्ट कराने के लिए आना ही होगा, नहीं तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे, और उसकी सज़ा के लिए तैयार रहिएगा। तो इसमें चुप हो जाती है वो लेडी और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि अपोजिशन का लीडर गायू से मिलने आता है और उसे पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो कहता है कि मैंने आपको 1-2 बार टीवी में देखे हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने कैसे मिन्यून की जान बचाई थी। और हम लोग अब इधर देखते हैं कि वही वाली न्यूज़ पूरा स्कूल में चल रहा होता है जहाँ ERPB की टीम आती है। इधर हम देखते हैं ह्योनमिन की माँ उसे कहती है कि मम ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ा, लेकिन फिर भी तुम एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। मैं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ह्योनमिन की माँ का सपना है कि उसका बेटा हर हाल में डॉक्टर बने। वह उसकी पूरी ज़िंदगी कंट्रोल करती है, उसे कब उठना है, कितना पढ़ना है, क्या खाना है और किससे मिलना है। साथ ही साथ धीरे धीरे ह्योनमिन अपनी इच्छाएं भूल जाता है और सिर्फ अपनी माँ के सपनों के लिए जीने लगता है। एक दूसरी माँ ह्योनमिन की माँ को सलाह देती है कि उसे ADHD की दवाइयाँ लेने से पढ़ाई में ध्यान बढ़ सकता है। तो वो उसे भी बिना अनुमति के, डॉक्टर की अनुमति के, दवाइयाँ शुरू खरीदना कर देती है और अपने बेटे को उन दवाइयों से कुछ समय के लिए ह्योनमिन के नंबर बढ़ते हैं, लेकिन उसके हेल्थ और मेंटल स्थिति और बिगड़ने लगती है। इधर ड्रग टेस्ट की रिपोर्ट आने पर डॉक्टर बताते हैं कि ह्योनमिन के शरीर में खतरनाक मात्रा में ड्रग का डोज मिला है। ERPB की टीम समझ जाती है कि सिर्फ छात्र का मामला नहीं, बल्कि बच्चों को ड्रग देने की गंभीर समस्याएं हैं। सच्चाई सामने आने के डर से ह्योनमिन की माँ उसे घर ले जाकर बाहर किसी से नहीं मिलने देती और उसे घर से ही पढ़ाई करने बोलती है। तनाव में ह्योनमिन और दवाइयाँ मांगता है क्योंकि अब वो उसके बिना सामान्य महसूस नहीं होता, लेकिन वो उसे मना करती है। इधर नाहवाजिन और इमहानरिम उसके घर पहुंचते हैं। हानरिम अंदर जाकर ह्योनमिन को और गोलियां लेने से रोकती है और नाहवाजिन उसकी माँ से कहता है कि उसे अपने बेटे के भविष्य के नाम पर उसकी ज़िंदगी ही खतरे में डाल दी है। ह्योनमिन को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। वह गंभीर रूप से शारीरिक और मानसिक तकलीफ से गुजर रहा होता है। इधर गुंदे से कहता है कि उसने कभी अपने सपने पूरे नहीं किए, वह हमेशा अपनी माँ के सपनों के लिए जीता रहा है।
गुंदे उसे समझाता है कि अब उसे अपनी पसंद की ज़िंदगी चुननी चाहिए। इधर ना हुआजिन ह्योनमिन की माँ को वही कठिन दिनचर्या अपनाने पर मजबूर कर देता है। उसे टाइमली कितना खाना है, क्या पढ़ना है, कब उठना है, कब सोना है, ये सब कंट्रोल करने लगता है वो। हुआजिन ह्योनमिन की माँ को उससे मिलाने हॉस्पिटल लेके जाता है, तो वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उससे पूछती है कि कैसे हो, और साथ ही ये कहती है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, तुम्हें सीसेट की तैयारी करनी है। तो इसमें ह्योनमिन कहता है कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता और मैं सीसेट की पढ़ाई की तैयारी करूँगा और अगले साल दूँगा। इधर हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजुकेशन मिनिस्टर बताते हैं कि आजकल युवाओं में ट्रेंड चला है और साथ ही उसके माँ बाप उसे ड्रग देते हैं। आपसे किसी भी एग्ज़ाम के पहले पहले उनकी जांच होगी, उसके बाद ही दिया जाएगा। इधर हम देखते हैं कि हुआजिन दवाइयों की जांच कर रहा होता है, तभी उसे कुछ पता चलता है कि कुछ दवाइयों के जो सैंपल है उसे अपने मंगेतर गायून की डायरी में उसने सेम वैसे ही दवाई की ड्राइंग देखी थी और उसे शक होता है। और इधर हम देखते हैं चोयूल का दोस्त उसे बता रहा होता है कि हमारा सारा काम बंद हो गया है, ये सब ERPB की वजह से हुआ है। तो इसमें चोयूल कहता है कि सबसे पहले इस ERPB का कुछ करना होगा। इधर हम देखते हैं हुआजिन गायूल की डायरी देख रहा होता है। इससे उसे ये पता चलता है कि इन अवैध दवाओं का नेटवर्क और गायून की मौत का रहस्य आपस में जुड़े हो सकते हैं, जिससे आगे की कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। और यहीं पे एपिसोड का एंड होता है।